Hi everyone, welcome to the new world with IIT and Thinking। मोस्ट एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारा नीट का गेस्ट पेपर 7 होने जा रहा है। इससे पहले हमने 6 गेस्ट पेपर निकाल दिए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और हाईली क्वालिटी कंटेंटेबल क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन वही होते हैं जो आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड है नीट 2026 के लिए, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको 4 से 5 बातें बताने वाले हैं, है ना। कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं होता है कि कहीं से भी कुछ भी उठाया है ना और आपकी इमोशन के साथ खेला है ना। जैसा कि मार्केट में चल रहा है दोस्तों कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ भी कंटेंट दिया जा रहा है, क्या है रेलेवेंसी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है पैटर्न, कुछ नहीं, बस पैसे कमाने के नाम पे कुछ भी हो रहा है ना। बहुत सारे लोग, फ़िलहाल मैं उन सब चीज़ों पे नहीं आता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि आप अगर सिंसियरली मेहनत कर रहे हो है ना, तो आप सही कंटेंट, इतना तो अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको क्या बोल रहा है, कंटेंट उसका कैसा है कैसा नहीं है, ये जज करना आना चाहिए। तो अगर कोई भी इंसान आपको ये बता रहा है कि किस तरीके का कंटेंट देखना चाहिए, तो आप PYQ देखो, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं JEE के, नीट के, वो मैच कराओ। और क्या उनकी बातें आपको सच में समझ में आ रही हैं, क्या आप उन इफ़ेक्टिव स्टडी पढ़ाई हो पा रही है? अगर ऐसा है तो ही जाके आप देखो, है ना। ऐसे ब्लाइंडली किसी को मत फॉलो करो, मुझे भी मत करो। मैंने जो बोल रहा हूँ, मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मेरा कंटेंट जाके एक बार चेक करो, है ना। प्लेलिस्ट देखो, रिसेंट वीडियो जो है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको देखो, क्या सही में बोल रहा हूँ तो फॉलो करो, है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, आपको बार बार तो मौका मिलेगा नहीं नीट करने का, है ना, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप तो, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक ही बार मिली है, तो इसलिए इसको सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई कीजिए, ठीक है, और अपने ड्रीम को पूरा कीजिए, यही कहना चाहूँगा। चलिए बाकी की बातें करते रहेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए ये क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ, बताता हूँ क्या सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपको गिवन है, एक एल्कीन गिवन है, साइक्लोएल्कीन गिवन है, ठीक है। अगर साइक्लोएल्कीन और सामने से KMnO4H+ हीट के साथ गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, KMnO4 क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इसका कर देगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, डबल बॉन्ड, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का नाम सुना है, बस दोनों साइड क्या लगाने का, ऑक्सीजन लगाने का, जब भी KMnO4 हो, है ना। और KMnO4 इन जनरल हमेशा एसिड ही बनाता है। क्या बनाता है, एसिड। सबसे पहले आप कहोगे सर एसिड तो नहीं बना है, एल्डिहाइड बना है। फर्दर ये क्या करता है, फर्दर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। अगर एल्डिहाइड बना है दोस्तों तो उसको आपको अपने आप एसिड में कन्वर्ट कर लेना है। ये बात कोई बताएगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये भी अपने पास हो गया एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे एसिड में कन्वर्ट हुआ, अब ये पूरा, ये जो था ना पूरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में गिवन क्या है समझना। अब जैसे ये नया क्वेश्चन होता है, आपको अप्रोच करना आना चाहिए, अच्छा आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो यहाँ पे आपको गिवन था 2 इक्विवेलेंट ETOH और H+, तो पहले क्या होगा, आगे पीछे कुछ भी लिखा जा सकता है ना। अब वो आपको सोचना है कि पहले क्या होगा। 2 इक्विवेलेंट ETOH गिवन था, तो सामने H+ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो तुरंत ही दोनों के पास लोन पेयर है, तुरंत ही दोनों लोन पेयर H+ पे अटैक कर लेंगे, दोनों ही लोन पेयर H+ पे अटैक करेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन मैंने कराया है, देखो तो क्या बनेगा, तो ये OH2 बन गया। अब क्योंकि 2 इक्विवेलेंट था ना, इसलिए मैंने 2 OH+ को H+ को अटैक करा दिया। अब यहाँ पे ETOH था, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है तो वो पागल भी हो जाता है ना। ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया। तो ये क्या करेगा, ये यूँ ही जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये कार्बन वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और जैसे अटैक किया और इसको मार के बाहर निकाल देगा। सिमिलरली यहाँ भी अटैक करेगा ये, और इसको मार के, क्योंकि OH2+ अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकला तो अपने पास क्या आ गया, ध्यान से देखना, अपने पास आ गया यहाँ पे OTH, ओ ये था, और अपने पास क्या आ गया, OET आ गया, यही तो अटैक किया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OET आ गया, ठीक है, OET आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको फिर से क्या दे रखा था, बेस दे रखा था, समझना। नेक्स्ट स्टेप में NaOET और ETOH, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वर्कअप के लिए यूज हो जाती हैं, H3O+। तो ये बेस क्या करेगा, MOS SDKH निकालेगा, तो यहाँ पे
ये भी एच है और वो सेम, चाहे जो भी एच निकाल लो, तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो ये बेस इस एच को खाएगा। जैसे ही एच को खाया तो ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आया तो ये जाके इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, साइक्लाइजेशन। और जैसे अटैक किया ये वाला बाहर निकल जाएगा। मैं आपको पूरा करके नहीं बताया कि ये टूटेगा, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव वापस आएगा, इसको बाहर निकालेगा। डायरेक्ट कर लो, नंबरिंग कर लो। तो 1 2 3 4 5 हो गया। 5 मेंबर रिंग आप बना लो रैंडमली, बन गया भाई। लो 5 मेंबर रिंग, नंबरिंग कर लो आप 1 2 3 4 5, रैंडम नंबरिंग कर लो, बाद में हम नेमिंग कर देंगे। 5 पे क्या है, 5 पे अपने पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लगा दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भाई। और 1 पे अपने पास क्या था, 1 पे हाँ ये बना था, एक ऐसे आया था, डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे OET भी लगा था, तो OET भी लगा लो। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये है बीटा कीटो एस्टर। क्या है, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर है। और बीटा कीटो एस्टर अगर होता है तो उसको अगर आप हीट कर दो थोड़ा सा, HCl वगैरह गिवेन हो, और HCl गिवेन भी है, H2O है, हीट कर दो तो वो क्या करता है, देखो बीटा कैसे है, ये बीटा कीटो एस्टर, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, तो बीटा पे कीटोन है तो इसलिए बीटा कीटो एस्टर, और ये क्या है एस्टर। तो होता क्या है, सीधे सीधे एस्टर को बाहर निकाल देते हैं, एस्टर को गायब कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिली हैं। ठीक है, नो डाउट आपको क्वेश्चन ये मतलब थोड़ा कठिन है मान लेते हैं, पर ऐसा तो है नहीं कि नीट में सारे इजी आएंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया, दिमाग चलना आना चाहिए, इससे हमारा माइंड डेवलप होता है ना, हम सोचने की शक्ति। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अप्रोच हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट आप कैसे निकालते हो। कीटो इनॉल फॉर्म आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं आपको समझा देता हूँ कीटो इनॉल क्या होता है। अगर कभी आपको कीटोन दिखे, ठीक है, ये मान लो कीटोन है और उसके अल्फ़ा पोजीशन पे, अल्फ़ा मतलब ये कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना, sp3 है, तो क्या होता है कीटो इनॉल होता है। 1 2 3 हाइड्रोजन को आप थर्ड पे ले जाओ, डबल बॉन्ड को इधर ले आओ, तो अपने पास इनॉल बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड ऐसे, और ये OH और ये हो जाएगा, ये है कीटो और ये है इनॉल। ठीक है, यही होता है कीटो इनॉल। और भी होता है, डिटेल में हमने पढ़ाया है, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए टॉटोमेरिज्म होने के लिए, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, sp3 ये होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। एक्सेप्शन क्या होता है, क्योंकि एक्सेप्शन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कभी C डबल बॉन्ड C और ये हो ऐसे दिख जाए, मतलब एक यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो या कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर, कुछ भी लिख लो, तो होता क्या है 1 2 3 4 5, अगर 5 पे भी सेम चीज़ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विथ अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो वहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम इनॉल उसी में होगा जो स्टेबल होगा, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप का है। देखो 1 2 3 4 5, जो कंडीशन हमने बताया 5 पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, तो है हाइड्रोजन यहाँ पे, देखो 5 पे sp3 है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। होता कैसे है ये समझो, देखो ये हाइड्रोजन उठ के ऐसे आता है, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला टूट जाएगा, तो एरोमेटाइजेशन हो जाता है। एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिसिटी आ जाती है, तो ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आया, ये इधर गया और वहाँ पे वो टूटा, तो O नेगेटिव आता है और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिसिटी आ गया। और एरोमेटिसिटी आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ, जिससे इनॉल कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो एरोमेटिसिटी तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पहला वाला का तो सबसे ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन में देखो कहीं है, फर्स्ट वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर तो आपका आ ही गया, ऐसे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं और भी ऑप्शन लिख के समझा देता हूँ। देखो अगर आपको इसमें निकालना है, ठीक है, इस वाले में, तो आप कैसे चेक करोगे। अब सबका आप चाहे तो बनाओ और चाहे ना बनाओ, लेकिन एक और देता हूँ, स्टेबिलिटी चेक कर लिया करो। देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहा है इन सभी में, हाँ भाई ये दिख रहा है अल्फ़ा हाइड्रोजन, देखो कहाँ पे, इसका इधर है, इधर भी अल्फ़ा एच है, इधर भी है, और इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। लेकिन मज़े की बात है, यहाँ का जो एच है ना भाई, अगर इसको एच हटाओगे तो यहाँ पे ये दो बार इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, 2 टाइम्स रेजोनेंस कर रहा है, क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर ही रेजोनेंस कर रहा है, 1 टाइम रेजोनेंस हो रहा है ना। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जो है
एक ही साइड कर रहा है, इधर वाला कर रहा है नो डाउट, लेकिन अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये वाला यहाँ पे इधर भी जा रहा है इधर भी, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा, उसके बाद थर्ड, और फिर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन आप लगा लोगे। चाहे आप हाइड्रोजन को बना के देखो, स्टेबिलिटी चेक करनी होती है इनॉल में, बाकी मैंने आपको पढ़ाया है जीओसी में और आइसोमेरिज्म में भी सिखाया है। चलो ये देखते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। पहली चीज़, आपको हमेशा उस ऑप्शन को खोजना है जो आपको आता है। ऐसे ऑप्शन आते हैं तो, है ना, करेक्ट पूछा है तो चलो मान लो पहला हमें नहीं आता है, दूसरा देखते हैं। क्यूमिलीन है। क्यूमिलीन क्या होता है? क्यूमिलीन होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आता है तो क्यूमिलीन होता है। क्यूमिलीन अगर मान लो इवन क्यूमिलीन हो, इवन डबल बॉन्ड आए लगातार, डबल बॉन्ड आए लगातार, या इवन क्यूमिलीन, तो विल नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, विल नेवर शो जीआई, ये होता है। और अगर और जैसे ऐसे है, मान लो ये लिखा गया है इवन है, कुछ भी यहाँ हो, Cl हो, H हो, Cl हो, ये इवन क्यूमिलीन है, देखो 1 2, तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। ऑड क्यूमिलीन करता है, लेकिन ऑड क्यूमिलीन, ऑड वाला करेगा, ऑड जीआई शो करेगा इफ़ कंडीशन है कि सी है, मान लो ये बना लिया हमने, ए है, बी है, और इधर भी मान लो कुछ है, सी है, डी है, तो ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी और सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू डी, तो जीआई शो करेगा। तो अब सेकेंड वाला देखो कैसा क्यूमिलीन दिख रहा है, 1 2 इवन क्यूमिलीन है। अच्छा ये तो नहीं इवन क्यूमिलीन, डबल 1 2 3 4, ये इवन क्यूमिलीन है, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। और बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, बात खत्म, बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो हमेशा याद रख लेना, अगर कभी ऑड क्यूमिलीन होता है, ये भी क्यूमिलीन से ही रिलेटेड है, अगर ऑड क्यूमिलीन है तो उसमें ऑलवेज क्या होता है, पीओएस होता है, ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों में से कोई भी एक है, तो हमेशा ऑप्टिकल क्या होता है, इनएक्टिव होता है, कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। एक चीज़ और याद रख लो, पी अब्सेंट, पीओएस मतलब पी अब्सेंट और सीओएस भी अब्सेंट है, तो NCO एक याद रख लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर अब्सेंट है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल कायरल कंपाउंड होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कायरल सेंटर, कायरल कंपाउंड में डिफरेंस है, कायरल सेंटर एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन कायरल कंपाउंड क्या होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। अच्छा अंडरस्टूड है, COS भी एब्सेंट होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, या ये सभी होने के लिए, है ना। तो हमने ऐसे याद किया, P एब्सेंट NCO, ठीक है। तो ऑड कहीं पे आपको दिख रहा है, देखो 1 2 3, ये ऑड क्यूमिलीन है, तो ये ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन इवन वाला अगर आप देखेंगे, इवन वाले में क्या है समझना, वो क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है ना, तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्लेनर नहीं होते। जैसे ये देखो, और ये है, और ये है C2H5, ये H, तो ये प्लेन में नहीं होते, किसी एक को आप एक साइड को वेज और डैश में बना लो। तो इसको आप कैसे कट करते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हो, सर्कल बना लिया करो सब में नहीं, जो लाइन में हो, और ये जो वेज डैश में उसको ऐसे कट किया करो, क्योंकि वो एक एबो द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है भाई, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कट करो तो मिरर इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो कुछ और आ रहा है ना। ऐसे ही हमेशा करना, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, जो भी लाइन में उसको ऐसे सर्कल से काटना है। इसमें POS है, इधर वाला ऐसे करो, अगर यहाँ भी C2H5 हो जाता तो POS होता, ठीक है, तो नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है। ये भी वही सेम चीज़ है, 1 2 इवन है, इवन वाले में ऐसे ही देखना है ना। ऑड वाला कभी भी मतलब हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रख लेना। जैसे ये एग्जाम्पल, अच्छा ये थर्ड वाले में क्या है, तो अगर ओनली वन कायरल सेंटर है, ओनली वन कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर, वो ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये चीज़ याद रख लेना। कायरल सेंटर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। तो थर्ड वाले में चेक कर लो, CH3 है और COOH और ये क्या है D, तो ये कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा,
ठीक है। तो बस आई होप ऑप्शन नंबर इसमें डी ही करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होगा, एसिड है, हमेशा याद रख लेना स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है NaHCO3 से। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ही रिएक्शन होगा NaHCO3 से, और वो क्या रिलीज करता है, वो CO2 रिलीज करता है। हमेशा याद रख लेना स्ट्रॉन्ग एसिड मस्ट होना चाहिए। तो सही बात है, तो वहाँ पे गैस कौन सी रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे गैस रिलीज हो जाएगी CO2। कौन सा होगा, CO2। और वहाँ पे सोडियम है, सोडियम अगर होता है भाई तो वो कौन सी गैस रिलीज करता है, वो H2 रिलीज करता है। अगर अमाइड है NaNH2 तो वो कौन सा रिलीज करेगा, NH3 रिलीज करता है। और NaH है तो वो क्या निकालेगा, H2 निकालेगा। तो अभी आपको A B C D सबको ऐड करना है, तो A B C D ये याद होना था आपको। तो A का कितना हो जाएगा CO2, B क्या हो जाएगा H2 और NH3, और D क्या हो जाएगा H2। तो सबका ये 44 हो जाएगा, H2 का 2 हो जाएगा, NH3 का 17, H2 का 2, टोटल कितना आ जाएगा 65। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो बातें बताया, कभी कभी पूछता है कौन एसिड है जो CO2 रिलीज करेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज करते हैं, फिनॉल नहीं करता है। कहीं फिनॉल दिख जाए तो नहीं करेगा, H2CO3 भी नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एक चीज़ याद रख लेना, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है समझा देता हूँ। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, कोई भी ग्रुप लगाओ, बेंजोइक एसिड ये है। ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो हमेशा ज़्यादा स्टिक होगा बाकी पैरा और मेटा वाले से। हमेशा कोई भी ग्रुप हो, डजेंट मैटर, इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ऑर्थो इफेक्ट कहीं पे देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा क्योंकि भाई दो दो OH ग्रुप हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा COOH, और ये क्या हो जाएगा OH, और ये भी अपने पास क्या हो जाएगा OH। फिर ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। बाकी कौन हो जाएगा, सेकेंड वाला, वहाँ भी ऑर्थो लग रहा है पर एक ही ऑर्थो पे है वहाँ पे, बाकी सो। तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड फोर्थ का आपको लॉजिक पता है, देखो थर्ड फोर्थ भी एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि वो भी आपको ज़रूरी है जानना। मेटा पे कभी भी रेजोनेंस नहीं होता, मेटा पे हमेशा क्या लगता है, -I लगेगा। और वहाँ पे अपने पास क्या लगेगा, +M लगेगा। +M जो कॉन्जुगेट पेस बनाओगे, एसिडिटी कैसे चेक करते हैं, H+ निकाल के, तो ये +M लगा रहा है। और कार्बन आयन को पसंद नहीं होता, सब में कार्बन आयन ही तो बनाते हो H निकाल के, तो +M डिस्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को, इसलिए एसिडिटी घट जाएगी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और मेटा पे हमेशा -I होता है, मतलब -I +I कुछ भी, बस रेजोनेंस नहीं होगा। ये देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, DU कैसे निकालते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो उसका 1 DU होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका 2 DU होता है, अगर रिंग है तो उसका कितना DU होता है, 1 होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पे और 1 रिंग है, टोटल 4। 1 DU इसका है 5, 1 इसका है और 1 इसका है, 1 इसका है, तो काउंट कर लेते हैं ऐसे। तो 4 रिंग का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना। तो 4 तो रिंग हो गए, बाकी डबल बॉन्ड काउंट कर लो। तो 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 अपने पास DU है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना है, 12। लोन पेयर निकाल लेते हैं सब पे। ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे हमेशा कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। तो लोन पेयर निकालोगे, टोटल 14 लोन पेयर आ रहे हैं। काउंट कर लो अगर करना है तो। 2 हाँ ऑक्सीजन पे कितने हैं, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14 है ना, ये आ गया। और पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड भी काउंट कर लो। तो पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो टोटल ऐड कर लो x + y + z जो भी है। तो आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 12 थे, 8 अपने पास ये था पाई बॉन्ड था, और 14 क्या थे, लोन पेयर थे, ठीक है। ये क्या था, पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर, और ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो टोटल सम करने पे कितना आ रहा है, ये 34 आ रहा है। तो ये पूछा था, 34 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी सबस्ट्रेट विल शो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग SN1। तो देखो अगर 4 मेंबर के बगल कभी कार्बोकटायन दिख जाए तो वो 5 मेंबर में रीअरेंज होना चाहता है, 5 मेंबर के बगल कार्बोकटायन दिखे तो 6 में होना चाहता है, अगर 4 के ऊपर ही कार्बोकटायन दिखे तो 3 मेंबर में होना चाहता है। ये तो है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद अगर कभी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो भी रीअरेंजमेंट कराते हैं। चलो देखते हैं SN1 रिएक्शन क्या होता है, पता है ना। SN1 रिएक्शन क्या होता है, आप रेट जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे डिपेंड करता है। कार्बोकटायन कैसे बनाते हो, हाइड्रोजन को रिमूव करके। मान लो ये था पहले इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे इसको रिमूव करो, क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा। अब कार्बोकटायन बना तो कोई पॉसिबिलिटी है क्या रीअरेंजमेंट करा के स्टेबल करने का? हाँ, अगर ये हाइड्रोजन है और ये मिथाइल है तो 1 2 1,2 पे हम शिफ्ट करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे अभी आपको बताते हैं। तो ये अपने पास कार्बोकटायन इधर ये कितने डिग्री था, 2 डिग्री था, इधर कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट होता ही इसीलिए है कि स्टेबिलिटी बढ़े। तो यस हुआ। किसी के मन में डाउट होगा मिथाइल को क्यों नहीं शिफ्ट किया, तो जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है हमारा प्यारा राजस्थान होता है, ये होता है, तो हाइड्राइड को पहले करते हैं। तो यस पहला वाला तो शिफ्ट करेगा। दूसरा वाला देखते हैं क्या, वहाँ पर भी है पॉसिबिलिटी। तो ये है कार्बोकटायन, इसको शिफ्ट करोगे तो 2 डिग्री ही बनेगा, नहीं यहाँ पे नहीं होगा। ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे नहीं कराओगे। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, ये वाला करेगा आयोडीन, हाँ ये करेगा। कार्बोकटायन ये है और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो यस ये करना चाहेगा। और ये वाला बना के देखते हैं Cl, ये कार्बोकटायन नहीं, ये नहीं करना चाहेगा, ऑलरेडी ये तो 3 डिग्री है, ऑलरेडी स्टेबल है। और हाँ ये वाला देख लेते हैं, ये करना चाहेगा। अगर ब्रोमीन को हटाया कार्बोकटायन बना, हाँ ये होगा, क्योंकि अगर इसको हम कराएंगे तो मिथाइल या हाइड्रोजन तो है नहीं, तो मिथाइल एक उठ के इधर आएगा, कार्बोकटायन इधर, ही स्टेबल हो गया, करेगा। ठीक है, और देख लेते हैं ऐसे। अब इधर ही बनाते हैं, ये करेगा नहीं, ये नहीं करेगा, ये करेगा। हाँ 5 मेंबर के बगल कार्बोकटायन है तो किस में होना चाहेगा, 6 मेंबर, यस ये करेगा। हाँ 4 के बगल कार्बोकटायन है, 4 के बगल कार्बोकटायन है तो किस में जाना चाहेगा, 5, ये करेगा। हाँ ये हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, ये और यहाँ आने के बाद रेजोनेंस ही हो जाएगा, यस करेगा। ये करेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो कौन कौन से करेंगे काउंट कर लेते हैं अपन ने। तो 1 ये करेगा और ये करेगा 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा टोटल 6 करेंगे। ठीक है, बाकी तो मैंने GOC में आपको पढ़ाया है कैसे रिंग एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। पहली चीज़ तो याद रख लो, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर है तो हमेशा ये क्या फार्मूला याद रख लो, NT हाफ बराबर T गिवन। ठीक है, ये फार्मूला है, याद रखो। चलो देख लेते हैं, आपको क्या बोला है कि, और n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो n निकालोगे, यहाँ पे टाइम कितना गिवन है 560, हाफ लाइफ गिवन है इतना, तो n कितना आ गया, n आ गया अपने पास 4। हमेशा ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, और जैसे ही आप निकाल लेते हो तो यहाँ पे एक फार्मूला और होता है, AT इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम AT, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये होता है, और 1 टू द पावर n होता है। ठीक है, तो अब इसको हम निकाल, हमसे पूछा क्या था, AT पूछा था कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, A0 हाफ टू द पावर n हो जाएगा। A0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ का कितना रहेगा, 1 रहेगा, इनिशियल 1 ही रहेगा ना भाई, और ये हाफ पावर n कितना था आपके पास, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 1/16 ग्राम आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, परसेंटेज में लेना है तो इसको 100% ले लोगे, या 1 ले लो, 100/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई ये वाला। तो ये सवाल है, बोला है pH वैल्यू ऑफ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर HCl का जो pH है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो बोला है व्हाट विल द pH अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू ऑफ 0.05 मोलर H2SO4। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, HCl है तो यहाँ पे अपने पास जो
H प्लस है वो कितना है, ऐसे निकाल लो। pH गिवन है 1, 0.1 के लिए pH 1 है, तो 0.05 मोलर में जो H2SO4 होगा कितना H प्लस देगा, 2H प्लस देगा। ठीक है, तो H प्लस का अपन को pH कितना गिवन था, 0.05 मोलर, तो 2 इंटू 0.05 हो जाएगा। तो ये इससे कोई मतलब ही नहीं था भाई, तो ये कितना आ गया, 0.1 मोलर आ गया। और pH निकाल, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया आपके पास। ठीक है, तो pH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 0.1 है, तो ये आंसर आ जाएगा pH माइनस लॉग 10⁻⁻1, और ये -1 इधर आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 आंसर आ गया। इसका तो कोई रोल ही नहीं था, है ना, उससे क्या ही फ़र्क था, ये वर्ड बिलो pH अब इतना, तो ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10⁻, हाँ सही है, सी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो लोग नए जुड़ रहे हो, है ना, और जो लोग जुड़ चुके हो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, जो नए हो भाई आप सही जगह पे हो। और अभी आपको क्या करना चाहिए, मैंने 5 स्टेप स्ट्रेटजी बनाया था 2026 के लिए, टारगेट था 180 लाने का, और जो कि ला रहे हैं बहुत सारे बच्चे। आप कहोगे मैं आपको क्यों फॉलो करूँ, तो मैं हाँ एक चीज़ प्रूफ दिखाता हूँ आपको। आप हमें इसलिए फॉलो कर सकते हो क्योंकि नीट 2025 का ये जो पेपर था ये प्रूफ है, जो हमने विदिन 2 मंथ पढ़ाया था 99% वही प्रॉब्लम सेम पैटर्न फॉर्मेट पे आए थे। आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा वीडियो देखो, आप ब्लाइंडली मत फॉलो करो। ठीक है, तो सोचो वो 2 महीने का कंटेंट था, तो अभी हमने तो पूरा उसके बाद से तैयारी किया है, तो क्या ही होने वाला है। तो नीट 2026 के लिए हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी निकाला था, और आप रिग्रेट नहीं करो अभी क्या करना है अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम कम है तो बताऊंगा, पर जो लोग भाई लेट जुड़े डोंट रिग्रेट। 5 स्टेप स्ट्रेटजी में फर्स्ट स्टेप था क्लासिक 1 शॉट। किसी भी चैप्टर का 1 शॉट इस लेवल से पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो। कितना भी पढ़ लो, कभी कभी लगता है समझ ही नहीं आ रहा है यार, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो मैंने 5-7 किताबों को ऐड किया, सारे एक्सेप्शन, NCERT, और हर प्रॉब्लम जो पॉसिबल है। मतलब मैं स्टूडेंट होता तो मुझे कैसा कंटेंट चाहिए होता कि यार एक जगह पढ़ो, 10 जगह पढ़ने की ज़रूरत ना हो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो मैंने वही सोच के बनाया था भाई, बहुत मेहनत से बनाया है, 10-20 दिन लगे एक चैप्टर को, और सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब में। तो ये करना था फर्स्ट स्टेप में, लेकिन अभी टाइम नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, है ना। सेकेंड स्टेप क्या था, और कभी किसी को ऑर्गेनिक से डर लगता था ना, तो ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा आपको। आप ये वाला लेक्चर देखना मेरा, आपको समझ आएगा कि ऑर्गेनिक पढ़ा कैसे जाता है, क्या फीलिंग होती है। ठीक है, आपको समझ इसीलिए नहीं आता क्योंकि आपने कभी सीक्रेट से, आपको या तो पढ़ाया नहीं गया कनेक्टिविटी से, या तो आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे। 2 ही रीज़न होता है। आप पढ़ना एक बार GOC हमसे, आई प्रॉमिस कि आपको डेफिनेटली, मैं नहीं कह रहा बाकी के लोग बुरा दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, ये तो आप जज करोगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी ज़रूर है, आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर यहाँ पे मिलेंगी, और एक अलग फीलिंग से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सारी चीज़ें। ठीक है, आप देखना, लेकिन अभी के लिए ये फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है। और दूसरा था सेकेंड स्टेप स्ट्रेटजी, सुपर 45 क्वेश्चन। ऐसे 45 क्वेश्चन थे जो पूरा चैप्टर कवर करते थे। कभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया ना, थोड़ा उसको बेसिक आइडिया है, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है कि उसको सारी चीज़ें आ जाए चैप्टर से ही, मतलब सुपर 45 क्वेश्चन इज इक्वल टू इंटायर चैप्टर। तो मैंने हर चैप्टर के कराए हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसको आप किसी भी स्टेप पे हो, इसको ज़रूर देखो। आप 4 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में, पूरा कवर हो जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या है, थियरी भी कवर है, एक्सेप्शन भी कवर है, क्वेश्चन भी कवर है, PYQ भी कवर है ना, और ये 45 क्वेश्चन चैप्टर भी कवर कर देगा, तो इसको देखो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था बता दूँ, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो मैंने लास्ट ईयर कराया था, ये भी प्ले लिस्ट में देखना था उसको, तो उसको करो या ना करो, पहले ही से कर लो। और कोई कहेगा सर PYQ, भाई 37 ईयर PYQ, ये सब मैंने पहले करा के छोड़ दिया, 10 स्टेप आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये प्ले लिस्ट में है 37 ईयर PYQ, जाके देख लेना जिसको देखना है। ये सब चीज़ें मतलब सुपर 45 करते हो तो आप 10 स्टेप आगे हो ऑलरेडी। PYQ आप करो या ना करो, सुपर 45 जरूर करो। हाँ, उसके बाद क्या था, थर्ड स्टेप 25, उसके बाद फोर्थ स्टेप था भाई संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि हमने कंडक्ट कराया है। और उसमें क्या होता है, वो हमने लॉन्च किया था स्टूडेंट के कहने पे भाई 200 रुपीज़ का, और 200 कई लोग भी आगे बोलते हैं कि भैया मेरे पास नहीं है, नहीं है यार, लोग 20-20 हज़ार रुपये बेफिजूल का मेंटरशिप के नाम पे लिए हैं, है ना। तो अगर लिटरली में नहीं है आपके पास तो मैं नहीं लेता, बहुत सारे लोग हैं, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो झूठ नहीं बोलना, आप दे के जुड़ो। उसमें सारी PDF जो हमने डिस्कशन किया सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, आप कहीं पे गलत इंसान के हाथों में नहीं जाते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको एक प्रॉपर सही गाइडेंस मिलता है। ठीक है,
और उसमें क्या है कि आपको सारे संडे स्पेशल टेस्ट होते हैं, जो कि वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है, और तो और उसमें 180 आउट ऑफ 180 ला रहे हैं स्टूडेंट, और 150-60 तो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप था गेस्ट पेपर, जो कि चल रहा है, और क्वालिटी ऑफ गेस्ट पेपर आप एक बार चेक करना, ठीक है। ऐसा कुछ भी मजाक नहीं होता कि हमने कुछ भी लिया कुछ भी बता रहे हैं, मज़ा आ जाएगा आपको करके। तो ये गेस्ट पेपर 15 से 20 आएंगे, इसको कर लो और बस हो गया। हाँ, मेंटरशिप में कैसे जुड़ोगे बता देता हूँ। लिंक व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप ग्रुप तो फुल हो गया हमारा, ये 1025 लोग से ज़्यादा हो गए, तो दूसरा बनाना पड़ा। तो आप व्हाट्सअप में जुड़ो, फिर पर्सनली मैसेज करो तो हम बता देंगे। और टेलीग्राम भी है, उसको भी ज्वाइन करके रखो, क्या, क्योंकि व्हाट्सअप हम फ्यूचर में डिलीट कर देंगे, टेलीग्राम में रखेंगे, ठीक है। और नीट 2027 भगवान करे जो तैयारी करो आप सबका सिलेक्शन हो जाए इसी साल। नीट 2027 के लिए जो पहले से मेंटेलिटी बना लिए हैं ना, जो बना लिए, तो मैं चाहता हूँ आप किसी गलत इंसान के हाथों में ना जाओ, पहले से आप हमसे जुड़े रहो। हम बैच तो नहीं, लेकिन हम पर्सनली पढ़ाने वाले हैं कुछ आपके लिए पहले से एक साल, और मैं गारंटी देता हूँ जो मुझसे 7-8 महीने एक साल पढ़ लेगा ना पहले, लिटरली अच्छे नंबर आएंगे यार भाई। 150-60 तो नॉर्मली होता है, कुछ नहीं, 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। अब मैं नहीं कहता कि आप पढ़ोगे नहीं 180 आएंगे, लेकिन यस, अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे, जैसा हम बोलते हैं वैसा करोगे, वो समझाने की मेरी गारंटी है, आप तो देख लियो आएंगे, ठीक है। कुछ मिनिमम अमाउंट लेंगे भाई, हम मेहनत करेंगे, थोड़ा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली अच्छे रास्ते पे सही जगह ले जाएंगे हम, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताओ और जुड़ जाओ, पर्सनली मैसेज भी करके रखो नीट 2027 वाले, सो दैट हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ, आपको भटकना ना पड़े लास्ट टाइम, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में जो गिवन है, ये दिख रहा है आपको, ये है, आई होप आपको दिख रहा है, ये गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। अगर B2H6 गिवन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH माइनस, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है वो दो तरीके से टूटता है, ऐसे ऐसे। तो अगर ये वाला देखेंगे तो ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये वाला देखेंगे कार्बोकैटायन 3 डिग्री है। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, मतलब जहाँ पे कम स्टेबल कार्बोकैटायन हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जब भी ये गिवन हो ऐसे ही डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बोकैटायन देख लिया करो। कोई कहेगा 3 डिग्री कैसे है, तो भाई 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो 2 ही से अटैच्ड है, तो इसलिए हमने फटाफट बना लिया ये, और यहाँ पे C और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH बन जाएगा। यहाँ पे सिन एडिशन होता है, OH आते हैं, H दिखाओ या ना दिखाओ, सिन एडिशन होता है, ठीक है। जैसे ही ये बन गया आपको गिवन है नेक्स्ट स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 एक एसिड है जो H+ देगा। तो आपको लोन पेयर जो होता है अल्कोहल का, हमेशा वो एसिड पे अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो वहाँ क्या आ जाएगा C समझना, AC ओपन करके लिखा है, और वो आ जाएगा OH2 पॉजिटिव, एक या और एक आ गया एक्स्ट्रा। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना मतलब पागल हो जाना, तो तुरंत उसे तोड़, और हीट भी गिवन था तो ये तोड़ के बाहर निकालेगा, यहाँ आ जाएगा कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जैसे आया तो इसके बाजू में 2 पॉसिबिलिटी होती है, ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, कार्बोकैटायन उठ के इधर जाएगा। रीअरेंजमेंट इसलिए होता है सो दैट स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो ये आया C और अपने पास ये बना है ना। अब देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन था 2 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 3 डिग्री। और शिफ्टिंग ऑर्डर क्या होता है, हाइड्राइड, फिनाइल और मिथाइल, अभी कुछ देर पहले बताया था, इसलिए हाइड्रोजन को ले गए। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब नेक्स्ट स्टेप में जितने हाइड्रोजन है आजू बाजू सबको हम एलिमिनेट करेंगे, उसी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे जहाँ से मेजर प्रोडक्ट मिले। तो ये वाला अपने पास, तो आप सारे हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, उस प्रोडक्ट को बनाओगे जहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा मिले। देखो अगर हम इसको करते हैं तो डबल बॉन्ड ये बनेगा, और यहाँ पे जो अल्फ़ा H बने, अल्फ़ा H तो पता है ना भाई, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा H बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अल्फ़ा H। बाकी सब में अगर बनाओगे आप तो उतना नहीं मिलेगा, आप बना लो, ये बनाओगे डबल बॉन्ड, बना के देखो ना, 1 सेकेंड, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बना लो, इधर वाला मेजर आप एक ही देख पाओगे, ठीक है। तो यही अल्फ़ा H, कितने अल्फ़ा H हैं, 3 3 6 3 9 2 11 अल्फ़ा H, बाकी किसी में नहीं है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, इसी को एक्सेप्ट करोगे, यही ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रहा क्वेश्चन ये। तो देखो लिल्डार कैटलिस्ट क्या होता है, अगर कभी आपको अल्काइन गिवन है, मान लो ये अल्काइन है, ठीक है, लिल्डार कैटलिस्ट है क्या, H2PD BaSO4, ये क्या करता है, लिल्डार कैटलिस्ट होता है, सिस एल्किन में चेंज कर देता है, सिस एल्किन जो भी अल्काइन है सिस, तो ये क्या होता है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड चारकोल होता है ना, पैलेडाइज्ड चारकोल PDC लिखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फॉर द क्वांटिटिव एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन है ना, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास है, मान लो AgNO3 से रिएक्शन कराओगे क्यूरियस मेथड में, मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, और इसमें आप डालोगे HNO3, हीट करोगे तो आपको AgCl जो आएगा वो वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, वाइट PPT आएगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। पूछा था कौन सा कंपाउंड अगला होगा, तो ऑप्शन नंबर सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिल्वर नाइट्रेट और HNO3 के साथ हीट किया जाता है, ये बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो IPC के अकॉर्डिंग CN को क्या बोलते हैं, साइनाइडो बोलते हैं। अनायन जहाँ पे होता है ना वहाँ पे आइडो लगाते हैं, O लगाते हैं। ONO जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो बोलते हैं, नाइट्राइटो। और SO4 जो 2 नेगेटिव होता है उसे बोलते हैं सल्फेटो, सल्फेटो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, और N3 माइनस है, सबका लिख देते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सबका लिख दिया मैंने, साइनाइडो। तो अमंग फॉलोइंग ने इनकरेक्टली पूछा था, तो इनकरेक्टली क्या हो जाएगा, और ये क्या है, इनकरेक्ट है, नाइट्राइटो नहीं होगा, इसका क्या होता है, IPC नेम इसको अजाइडो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अजाइडो, तो वही 4th वाला हो जाएगा, है ना, वो तो आप कहोगे सर सही था। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, इन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA पेयरिंग ऑकर्स बिटवीन नाइट्रोजेनियस बेसिस, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पेयरिंग मैकेनिज्म। तो देखो इसमें प्यूरिन एडनिन पेयर्स विथ प्यूरिन ग्वानिन नहीं, देखो जो प्यूरिन होता है वो पेयर्स विथ पिरिमिडिन, देखो प्यूरिन होता है वो पेयर्स किसके साथ होता है, पेयर्स पिरिमिडीन के साथ होगा। इसमें याद ही करना था आपको, और कुछ नहीं सोचना था। एडनिन जो होता है, एडनिन होता है वो पेयर किसके साथ होता है, थायमीन के साथ। जो ग्वानिन होता है वो किसके साथ पेयर्स होता है, साइटोसिन के साथ, ठीक है, साइटोसिन और पिरिमिडीन आप बोल सकते हो। तो ये होता है, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। उसके बाद दूसरा है एडनिन थाइम, एडनिन 80 पेयरिंग इन्वॉल्व्स, देखना मतलब 80 जो पेयरिंग होता है ये क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जो ग्वानिन GC पेयरिंग होता है इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था, याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये तो बायोमोलिक्यूल में नहीं है, हमें लगता है कौन सा वाला बायोमोलिक्यूल हो गया, ये जो बायोलॉजी वाला बायोमोलिक्यूल हो गया। चलो ये वाला देखते हैं स्ट्रक्चर। P4O10 कैसे बनाते हो, P4O10 बाकी P ब्लॉक में मैं सिखाऊँ। फॉस्फोरस जो भी गिवन होता है आप हमेशा 4 ऐसे बना लो। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का ब्रिज बनाया करो, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रिज बनाया करो। उसके बाद जो ऑक्सीजन रह गए यहाँ पे डबल बॉन्ड से लगाया करो, बस काउंट कर लो। अब लोन पेयर कुछ भी पूछे तो एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, आप देख लो। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्रिजिंग POP, POP कितने ब्रिजिंग है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 आ जाएगा। कभी कभी लोन पेयर पूछ लेगा तो लोन पेयर भी बता पाओ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। चलो ग्लूकोज वाला देख लेते हैं। तो जब आपको यल ग्लूकोज NCERT की रिएक्शन है, ग्लूकोज अगर HI के साथ हीट किया जाता है ना, HI के साथ हीट किया जाता है तो N हेक्सेन बनाता है, N हेक्सेन बनाता है, N हेक्सेन और N हेक्सेन ये भी सारी NCERT की रिएक्शन है। अगर इसको ये वैसे IT एडवांस में पूछा था पर NCERT में गिवन है ना, पूछ सकता है। इसको जब करोगे तो ये एरोमेटाइजेशन हो जाता है
और एरोमेटाइजेशन होके 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का बेंजीन बना देगा, एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। ये याद होगा तभी कर पाओगे, दिमाग लगाओगे इसमें तो नहीं हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है, एरोमेटाइजेशन। और फर्दर आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 वो भी एक्सेस में यूवी लाइट में, तो वो क्या बना लेगा, गैमेक्सिन। सारे डबल बॉन्ड को तोड़ के सभी पोजीशन पे Cl, ये एडवांस में ही पूछा था एक बार, पर क्वेश्चन ईजी है, सिंपल, कोई कहीं पूछ ले, कई बातें आपको सिखा रहा है, याद होना चाहिए। इसमें 4 को अगर नीट में आएगा तो कोई एक आएगा, 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक है। इसको गैमेक्सिन बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। आपसे पूछ लिया कि बताओ इसका नाम क्या है, तो यही नहीं पता, गैमेक्सिन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरास इफेक्ट बोलते हैं इसी को, खैरास इफेक्ट है ना, वो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। और होता कब है, जब HBr H2O2 गिवन इन प्रेजेंस ऑफ HBr और H2O2। जैसे मान लो ये है, तो आपको अगर ये पेरोक्साइड इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो केवल और केवल HBr के साथ होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता। HI बॉन्ड इज वीकर देन आयोडीन एंड फ्री रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही हो जाएगा, बोथ A एंड R ट्रू बट R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A ना। सीधी सी बात है भाई, अगर HBr बॉन्ड है, HI बॉन्ड है, किसका कौन सा बॉन्ड वीकर होगा, HI वीकर होगा। क्यों होगा वीकर बॉन्ड, क्योंकि भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो जल्दी टूट जाएगा, इसलिए हो जाता है, तो आप ये बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, sp2 कार्बन के बगल कभी sp3 कार्बन हो और उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो तो उसको अल्फा H बोलते हैं, यही है कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। sp2 क्या क्या हो सकता है ये भी याद रख लो, फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन और डबल बॉन्ड, ये यहीं पे बेसिकली देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो कितने अल्फा H हैं, डबल बॉन्ड ये है, इसके बगल में ये अल्फा sp3 है, कितने अल्फा H है, अल्फा H है 3, यहाँ पे कितने अल्फा H हैं 2, यहाँ पे कितने अल्फा H हैं 1, और यहाँ पे कितने अल्फा H हैं 0। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विथ बेंजीन। तो मेसोमेरिक क्या होता है, देखो मेसोमेरिक जो होता है वो 2 तरीके को होता है, एक होता है प्लस एम कब होता है, A B और C पे क्या हो लोन पेयर तो प्लस एम होता है, और एक होता है माइनस एम, अगर A B C D है और D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है C से, तो वहाँ पे क्या होता है माइनस एम, बस यही है। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पे प्लस एम बेंजीन के साथ हो रहा है, बेंजीन मतलब डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, तो लोन पेयर है, तो यस यहाँ पे क्या लग रहा है प्लस एम लग रहा है, यहाँ पर भी तो साफ साफ दिख रहा है ये प्लस एम लग रहा है, यहाँ पर बेंजीन के साथ ये प्लस एम लगा रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये नहीं लगा रहा है लेकिन ये लगा रहा है, ये पहले इसके साथ रेजोनेंस करेगा, समझना, और फिर इस बेंजीन के साथ, मतलब कॉन्जुगेशन पूरा, पहले इसके साथ रेजोनेंस है फिर ओवरऑल इसके साथ है, समझ आ रहा है आपको। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ के रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे इधर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें तो हो रहा है भाई, बना के अगर आप रेजोनेंस भी देख लो कैसे बनाओगे, देखो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव और जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे हो गया पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे तो बेंजीन रिंग में अभी भी ये इन्वॉल्व है ना, ये डबल बॉन्ड इसके साथ इन्वॉल्व है, तो इसलिए नहीं कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लेना, हाँ मैं आपको एक चीज़ ये बताना भूल गया यहाँ पे, हाँ ये N3 माइनस जो होता है इसको क्या बोलते हैं अजाइडो, और N3 माइनस ऊपर होगा इसको बोलते हैं नाइट्राइडो, ठीक है, ये भी तैयार कर लेना। चलो आगे देखते हैं, हाँ ये वाला देखते हैं। तो बोला है कि करंट, कलर चेंज करते हैं, करंट इज पास थ्रू 400 ml ऑफ CuSO4, मतलब CuSO4 बोल दिया तो यहाँ कॉपर कितने में है Cu2+ में, हमेशा ऐसे ही ब्रेक करके लिख लिया करो, और यहाँ से किस में जाएंगे कॉपर में जाएगा, तो बोला भी है CuSO4 से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, ठीक है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है 2 फैराडे से
1 मोल कॉपर मिल रहा है। कितना? 1 मोल कॉपर मिल रहा है। और एक चीज़ और है, आप यहाँ पे लिख सकते हो मोल इंटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा? फैराडे, चार्ज इन फैराडे, है ना, चार्ज इन फैराडे बोल सकते हो। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, एन ये कितना आ जाएगा, चार्ज कितना, या ऐसे समझो, सिंपल सी बात है भाई, ये नहीं समझ आया तो ऐसे समझो। ये बोला है 0.8 फैराडे से टोटल चार्ज रिक्वायर्ड है। तो एक काम कर लो, ध्यान से देखना, तो 2 मोल से 1 फैराडे है, तो 1 फैराडे से 1/2 मोल हो जाएगा। और पूछा क्या था? 0.8 फैराडे से, तो वही टॉफी वाला रूल, तो 0.8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 मोल आ गया। ठीक है, जैसे ही मोल आपने निकाल लिया है, अब आपको पता है मोल्स पता है और वॉल्यूम पता है, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का। मोल है 0.4 और वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है? 400 ml है, तो उसको लीटर में लिख लो, डिवाइड बाई 1000, तो आंसर आ जाएगा 1.0 मोलर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिंपल था। तो आपको जब भी ये गिवन होगा ना, आप इसको ऐसे रिलेट कर लिया करो। 0.8 फैराडे के लिए पूछा था मोलैरिटी, सिंपल क्वेश्चन था, ये देख लेते हैं। देखो बेसिक ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, एक आई ज़्यादा लगा दिया। और ये कैसे बढ़ता है? प्लस m, या कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, प्लस i। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ जाते हैं। अगर ग्वानिडीन आए, ग्वानिडीन की पहचान क्या होती है? एक कार्बन से डायरेक्टली 3 नाइट्रोजन अटैच्ड होता है, वो मोस्ट बेसिक होता है। तो ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? और ऐसा हमें साफ साफ दिख रहा है, ये वाला कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो सेकेंड वाला मोस्ट बेसिक हो जाएगा। मोस्ट बेसिक, ग्वानिडीन हमेशा मोस्ट बेसिक होता है, तो सेकेंड वाला मोस्ट बेसिक हो गया। उसके बाद एमिडीन कहीं पे दिख रहा है, ये देखो, ये वाले क्या हैं? ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो अवेलेबिलिटी कम हो रहा है। ये वाला लोकलाइज तो है, लेकिन बाकी के सब इसके sp2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींच के थोड़ा कम करेंगे। ये वाला लोकलाइज्ड है और sp3 है। देखो सबसे पहले लोकलाइज्ड ज़्यादा होता है डीलोकलाइज्ड से, और फिर sp3, sp2, फिर sp होता है। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसलिए फिर फोर्थ हो जाएगा। सेकेंड फोर्थ कहीं दिख रहा है? ऑप्शन एक ही दिख रहा है, लगा के आगे बढ़ चलो। ठीक है, और जहाँ पे रेजोनेंस होता है तो वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। ये देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे कैसे निकालोगे, मैं आपको सिखाता हूँ। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली होता है परसेंटेज यस कैरेक्टर। ठीक है, ये होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे क्या, और परसेंटेज यस कैरेक्टर कैसे निकालते हो? sp, फिर sp2 और फिर sp3, है ना, 50-50 है। तो यहाँ पे क्या है? sp है, और यहाँ पे क्या है? sp2 है, और यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड मतलब sp3। तो साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड, CBA। तो इस क्वेश्चन को ऐसे निकालना था। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो, जब भी कभी आपको एथिलीन ग्लाइकॉल गिवन हो, वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं। प्रोटेक्टिंग मतलब कीटोन कहीं पे हो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टेरिक बहुत ज़्यादा है, दोनों कीटोन हैं। ये इथिलीन ग्लाइकॉल जो है, इथाइलिन ग्लाइकॉल कैसे लिखते हैं पता है? C है, और यहाँ पे OH है, इसी को एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? स्टेरिक बढ़ा रहा है। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, स्टेरिक वहाँ पे है, तो स्टेरिक यहाँ पे क्या है? स्टेरिक कम है, स्टेरिक डिक्रीज है। तो ये इसलिए प्रोटेक्ट करेगा जिसका स्टेरिक कम है। जिसका स्टेरिक ज़्यादा है वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ना। तो ये क्या करेगा? हमेशा यहाँ पे जब भी आपको एथिलीन ग्लाइकॉल होता है तो आप इसको ऐसे बनाते हो, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड, ऐसे प्रोटेक्ट हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में LAH गिवन है, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। तो वो क्या कर लेगा? ये तो प्रोटेक्ट है, ये प्रोटेक्ट कर लिया हमेशा,
तो और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल बना देगा। ठीक है, कीटोन को अल्कोहल बना दिया, बन गया भाई। और इसको तो प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है H3O+। देखो H3O+ का काम क्या होता है, फिर से इसको डीप्रोटेक्ट कर देगा। डीप्रोटेक्ट मतलब ये वाली जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करके फिर से कीटोन में चेंज कर देगा। समझना, ये अल्कोहल और ये अपने पास ऐसे हो जाएगा, ये कीटोन बन गया। लेकिन मज़े की बात है, आपको फिर से NH2OH गिवन था। अमोनिया का डेरिवेटिव जब भी गिवन होता है तो होता क्या है आप समझना, H2 को और यहाँ से O को, कीटोन कभी भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गायब करके बाकी सब वैसे जोड़ देना। तो अब ये फिक्स्ड है, पढ़ाते हैं हम लोग, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया है। तो ये अपने पास आता है N और जो बचा था OH, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था एक, जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाया, प्रोटेक्टिंग कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो इन अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन अ सॉलिड सैंपल containing sodium chloride is mixed with solid sodium dichromate and heated concentrated। तुरंत समझ आ गया, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्या होता है अभी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जब आपको बैलेंस ही करके लिखता हूँ, रिएक्शन याद होना चाहिए। Na सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्रोमिल क्लोराइड आपके पास ये मिलेगा और यहाँ पे 6NaHSO4 3H2O मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, सीधी बात है, यही होता है ऑरेंज रेड कलर का। ठीक है, ये वाला ऑरेंज रेड कलर। नेक्स्ट देखते हैं। तो बोला है साइक्लोहेक्सेन। देखो द मास ऑफ ब्रोमीन, मतलब साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन हो रही है, किससे हो रही भाई, साइक्लोहेक्सेन Br2 से हो रही है। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, तो पहले बता दिया है मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन जो हैं सेम टाइप के हैं, तो सेम टाइप के हैं तो एक ही बार ब्रोमीन जुड़ेगा। हम ये बनाएंगे, कहीं पर ब्रोमीन लगा लो। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, समझना 84 ग्राम है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो देखो 84 ग्राम से सीधी बात है, ये 84, इसका मॉलिक्यूलर वेट 84 ग्राम है। 1 मोल आपके पास ये मिल रहा है, 1 मोल क्या मिल रहा है, ये इसको मान लेते हैं A है, 1 मोल A मिल रहा है। ठीक है, बोला था 4.2 ग्राम साइक्लोहेक्सेन से, तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा, 1/84। पूछा क्या था, 4.2 ग्राम से, तो ये क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4.2 डिवाइड बाई 84 कितना हो जाएगा, 0.05 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ये इतना मिल रहा है, तो ऐसे भी देख लो, 1 मोल Br2 से 1 मोल ये मिल रहा है, तो 0.05 मोल Br2 से कितना आपके पास मिलेगा, आप देख लो ना, 1:1 का रेशियो है, तो यहाँ पे बोल लेंगे यहाँ पे, तो ऐसे समझ लो इतना मोल आपके पास क्या है गिवन इक्वेशन में, 1 मोल से 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 0.05 मोल अगर लगेगा तो कितना आपके पास मिलेगा, उतना ही मिलेगा, 0.05 मोल है ना, क्या लगेगा, Br2 रिक्वायर होगा मोल। अब Br2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, वहाँ से हमारे पास वेट आ जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, मोल जो गिवन है उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। सरल था ये तो बिल्कुल एकदम, देखो। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, कंपाउंड आर एक्सपेक्टेड टू इंटेंशनली कलर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ZnSO4 है, यहाँ पे जिंक कितने में 2 में है और 3D10 है, मतलब 3D10 है, और भाई तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ठीक है, TiO2 में टाइटेनियम क्या है, 4+ है, 3D 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। K2Cr2O7 है, यहाँ पे क्रोमियम 6 में है, 3D 0 है, लेकिन 3D 0 है, यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, LMCT होता है, इसलिए क्या हो जाता है,
इंटेंस ऑरेंज हो जाता है। और इसमें याद ही होना चाहिए, इन जनरल अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कलर्ड होते हैं। और SCl3 में है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होती, ये भी कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप CuF2 और बाकी सब कलरलेस हैं, CuF2 2H2O को देखोगे तो ये भी अपने पास DD ट्रांजिशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे D9 है, ठीक है, D9 है, तो क्योंकि कॉपर +2 में है तो 3D9 आ जाएगा, जिसके लिए क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, ठीक है, कलर्ड याद रहे। और इसका कलर्ड अपने पास ब्लू कलर हो जाएगा, लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो केवल 2 कंपाउंड है जो कलर्ड है, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये और ये। चलो आगे लिख देते हैं। तो ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, बोला है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइसोमर, है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो देख लेते हैं। तो आपको डिस्टिंक्ट काउंट करना है। एन ब्यूटेन पहले बना लो, एन ब्यूटेन ये है। अब इसके कितने बोला है डाइक्लोरिनेशन, मतलब डाइक्लोरिनेशन कराना है, कितने डिफरेंट बनेंगे। तो चलो बनाते हैं। पहला पॉसिबिलिटी तो ये है CCl2 डाइक्लोरिनेशन, बाकी ऐसे ही रहने दो। दूसरी पॉसिबिलिटी है CCl ऐसे रहने दो। तीसरी पॉसिबिलिटी है 1,3 डाइक्लोरिनेशन ऐसे, है ना। जितने पॉसिबल बनेंगे मैं सारे बनाऊंगा। चौथा हो जाएगा C और यहाँ पे ये बन जाएगा। पांचवा हो जाएगा C स्पेस Cl2 है ना, डरना नहीं, सारे इजी ही हैं। और छठा हो जाएगा ये अब ये तो नॉर्मल जो पॉसिबल थे वो बना लिए हमने। अब आपको स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है ना, जहाँ पे कायरल सेंटर दिख रहे हैं। कायरल सेंटर यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसको एक ही काउंट करो, ठीक है। दूसरे वाले में कायरल सेंटर दिख रहा है क्या, एक कायरल सेंटर है ये वाला, है ना। 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं तो उसको हम कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे, एक D और एक L हो जाएगा, D और L। इसमें कोई कायरल सेंटर दिख रहा है क्या, हाँ ये वाला कायरल दिख रहा है, तो इसमें भी 2 काउंट करेंगे। बाकी में आप काउंट करो, इसमें कोई कायरल दिख रहा है, नहीं, इसमें नो कायरल, तो इसको 1 काउंट करोगे। इसमें कोई कायरल दिख रहा है, इसमें भी कोई कायरल दिख रहा है, नहीं, कायरल एक ही है। इसमें हाँ एक ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। देखो हाइड्रोजन लगा लो तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल में हमेशा क्या बनते हैं, R S। तो इन दोनों को 1 काउंट करोगे और इसको अलग अलग, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो काउंट कर लो टोटल कितने हैं, 1 2 3 2 5 6 7 3 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा भाई, ठीक है। ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बढ़िया। तो स्टीरियो आइसोमर का बढ़िया ये यूज कराया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे क्रोमियम क्या है, +6 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये हमेशा ये क्या करेगा, 1 to, ये की पॉसिबिलिटी है 1 to गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, और गेन इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोई तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, BF3 का भाई अगर सिमेट्रिकल है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डाइपोल 0 हो जाएगा, है ना। ट्रिक ये है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और साइड एटम भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, μ0 मतलब नॉन पोलर। तो इसका तो कैसे नॉन पोलर है भाई, इसका डाइपोल तो एकदम कम होना चाहिए, तो गलत ही हो गया। अच्छा, डाइपोल का ट्रिक यही नहीं, 3-4 ट्रिक है, आपको डाइपोल वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ट्रिक एंड टिप्स के प्लेलिस्ट में जाके देखना, 10-10 मिनट की वीडियो है, जो भी ट्रिक है आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और ऐसे ऑप्शन में ना मैं कहूँगा हमेशा उस ऑप्शन को खोजा करो जो आपको आता है। तो देखो क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो H2O भाई जो है H2O और H2S है, ठीक है।
इसमें सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका डाइपोल ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। बाकी आपको देख लेना है। चलो नहीं, और CO2 क्यों नहीं भाई, CO2 का देखो यहाँ पे अगर रिजल्टेंट निकालोगे, इधर खींचाई इधर म्यू 0 हो गया, तो भाई SO2 का डाइपोल ज़्यादा होना चाहिए ना, यहाँ पे CO2 का गिवन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, XeF4 का बहुत ही बार डिस्कशन कर लिया इसको। स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है, हाफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज़ेनॉन का 8, हेलोजन का 7 होता है, और ज़ेनॉन है तो 8। नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐड करते, पॉजिटिव होता है सब्ट्रैक्ट, कुछ नहीं है तो छोड़ो। मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन हेलोजन है तो ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 6 मतलब क्या होता है sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट पूछा था। IF5 का निकाल लो। अच्छा लोन पेयर का भी ट्रिक सिखा देता हूँ। जो स्टेरिक नंबर आया ना 6, उसको साइड एटम में माइनस कर लो, लोन पेयर कितना आ जाएगा 2 ऑन सेंट्रल एटम। चलो इसमें निकाल लो 7 और ये 6, 7 और 6 13। इसका तो भाई कुछ हटा दो, क्या ही पूछ, ट्राइगोनल पाई पिरामिडल है तो कुछ होता ही नहीं। हाँ N2 का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। देखो 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 घटाते जाओ, और 13 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 घटाते जाओ, ठीक है। 12 है तो फिर 0.5 घटाते जाओ। और अगर मान लो 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0.5। इवन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन अगर दिख जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 0 बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, डोंट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। N2 है, N2 प्लस है तो उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा करेक्ट है वो स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो जो H2O H2S ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम, तो यहाँ पे जो एसिडिटी आप देखते हो वो डिक्रीज करेगा। एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है EH है ना, एंथैल्पी जो होता है EH एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो SD करेक्टर भी क्या हो जाता है, SD करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। SD करेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। डाउन द ग्रुप SD करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि EH जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट ये करेक्ट है, R ट्रू है और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना फर्स्ट के लिए। अमंग द फॉलोइंग क्या बोला है कि कंपाउंड विच वन इज एक्सपेक्टेड टू द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। तो एरोमेटिसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट। और एरोमेटिसिटी का ब्रह्मास्त्र वाला ट्रिक हमने सिखाया है आपको, ठीक है। कि अगर मान लो ऐसे कंपाउंड लिखा है तो इसको आप ब्रेक कर लो, ब्रेक किया ऑक्सीजन को, ऐसे ऑक्सीजन साइड ब्रेक करना, पॉजिटिव नेगेटिव, और पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से। मैंने बोला है एरोमेटिसिटी के लिए पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से। डिवाइड अगर हो गया तो एंटी एरोमेटिक, डिवाइड अगर नहीं हुआ तो एरोमेटिक, एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक। अब आप कहोगे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर जो रेजोनेंस में जा रहा है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 4 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये तो एक डाइपोल होगा नहीं इसमें। चलो इसमें निकालते हैं, जिसमें संभावना है वही देखते हैं। ये इसको ब्रेक करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और इसी में डाइपोल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन एक एग्जांपल और लिख देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अगर मान लो ये है पायरॉल बोलते हैं, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, तो 2 डबल बॉन्ड है 4 और एक लोन पेयर जो रेजोनेंस में जा रहा है 6 डिवाइड बाई 4, डिवाइड नहीं हुआ कम्प्लीटली एरोमेटिक, ठीक है। ऐसे बाकी आप एरोमेटिसिटी का वीडियो देख लो। चलो भाई ये क्वेश्चन है, ये किस टाइप का भी क्वेश्चन तो बनता है, कभी भी एंट्रोपी पूछता है ना। क्या बोला है, हाँ
फॉर सॉलिड परफेक्ट क्रिस्टल व्हाट इज़ द मोलर एंट्रोपी। तो हमेशा याद रख लेना, इंटीग्रेशन किया करो। मोलर एंट्रोपी में जो आपको C गिवन है उसका इंटीग्रेशन करने का बात खत्म है ना। 0 से टेम्परेचर T लगा लिया करो, AT³ BT डिवाइड बाई T इंटू dt। जब भी आपको मोलर एंट्रोपी पूछे, आपको बस जो भी है C गिवन होता है ना, मतलब एक इक्वेशन गिवन होगा उसका इंटीग्रेशन कर लो। ये डायरेक्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें समझा नहीं रहा। कभी भी ऐसे अगर गिवन है तो इंटीग्रेशन 0 से T टेम्परेचर जो गिवन है लगा के इंटीग्रेशन कर लो। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, अलग अलग कर लोगी इंटीग्रेशन, आई होप आपको आता है ना। तो BT ये आ गया, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, और वो दे भी रखा है, ठीक है। तो ये भी दे रखा है, ये वाला देखो। तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.30 A और T की वैल्यू इतना B 10, ठीक है। और एक वैल्यू और दे रखा है 1.80 A 20³ B 20। दोनों को आप सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो। A निकल के आ जाएगा 2 × 10⁻⁴, B निकल के आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे एट 20, एंट्रोपी एट डेल्टा S एट 20 केल्विन पे निकालेंगे। तो SM क्या हो जाएगा, 20 केल्विन पे आप जब निकालोगे 2 × मतलब वही जो आपने ये निकाला था ना उसमें पुट कर लो, और ये 20³ डिवाइड बाई 3, और आपने ये वैल्यू निकाली है B की 0.0 इंटू टेम्परेचर 20। T की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, T की वैल्यू और B की वैल्यू ये पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा 0.7। दिखने में लेंदी है पर ऐसे भी क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, है ना। हाँ, कैलकुलेशन वहाँ इजी हो जाएगा थोड़ा, पर ठीक है, एक अप्रोच तो आना चाहिए, वहाँ सिंपल हो जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेशन तो करना आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। तो देखो, रेडियस वाला फार्मूला तुरंत आना चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 10 सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिनोटेड बाई लैम्डा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, ठीक है। मतलब रेडियस होता है n²/z, सीधी बात है। तो हमारे पास इफ़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, आर सेकेंड ऑर्बिट, और क्या पूछा है, आर थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बाई लैम्डा। जैसे ही ये करोगे गलत हो जाएगा। वेवलेंथ और ऑर्बिट की बात करें, हमेशा याद रख लेना, लैम्डा एंड रेडियस की बात करो तो ब्रह्मास्त्र फार्मूला है 2πr n लैम्डा, शॉर्टकट, ठीक है, ये याद रख लो एक फार्मूला। तो हम पहले केस में यहाँ पे लगा 2πr n लैम्डा है, तो यहाँ पे 2πr2 सेकेंड के लिए लैम्डा गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे n की वैल्यू भी पुट कर लो यहाँ पे, 2πr2 2 लैम्डा, 2 से 2 कट्टम हो गया, तो r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई पाई हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये फार्मूला याद रख लेना स्टार। अब हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, आर एन जो होता है वो क्या होता है, R1 इंटू एन का स्क्वायर 0.53 वाला, सिंपल सी बात है। तो R2 के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R1, और ये सेकेंड ऑर्बिट का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4R1 हो जाएगा, और R1 बराबर हो जाएगा R2/4, और R2 की वैल्यू आपने निकाला लैम्डा बाई 4 है, ठीक है। अब R3 की वैल्यू आप निकालोगे जब n बराबर 3 है, तो R3 निकालोगे क्या हो जाएगा, R1 R3 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9R1, तो ये हो जाएगा 9R1 की वैल्यू आप क्या निकालोगे, लैम्डा बाई 4, है ना। R1 की वैल्यू आप निकाल लोगे ऐसे, सिमिलरली जैसे आप ये निकाला वैसे R1 की वैल्यू, तो ये आएगा, और यहाँ पे 9 लैम्डा बाई 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी। तो आप ये हो गया, R1 की वैल्यू यहाँ पे आया है ना, ये तो पुट कर लो। R3 की वैल्यू R1, कभी भी आप रेडियस RN लिखते हो तो ये जनरल फार्मूला है ना। RN सेकेंड के लिए हमने लगा लिया, ये थर्ड था तो R3 रख लिया, R तो फिक्स रहेगा, R1 हमने यहाँ से निकाल भी लिया, बस आ गया आंसर। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप का भी हमने कर लिया। तो जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज़ गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइन, कौन देता है,
प्राइमरी अमाइन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। तो कौन कौन सा है प्राइमरी? ये तो प्राइमरी है, देगा। ये सेकेंडरी है, नहीं देगा। ये तो हाँ, ये सी देगा ना भाई, प्राइमरी है। और ये तो टर्शियरी है, नहीं देगा। ये भी सेकेंडरी है, नहीं देगा। तो ए और सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डू नॉट गिव सीन एडिशन विथ एल्कीन। तो देखो एल्कीन अगर मान लो ये है और यहाँ पे आपके पास Pr2 ऐड किया जाए CCl4 के साथ, तो वो एंटी एडिशन देता है भाई। एंटी एडिशन मतलब एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ जाएगा, एंटी एडिशन देता है। पहला ही ऑप्शन हो गया। बाकी सभी सीन एडिशन, ये भी सीन एडिशन देता है, ये भी सीन OH जोड़ते हैं और ये भी सीन जोड़ता है ना। ये सभी एल्कीन में अगर मान लो KMNO4 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, KMNO4 OH माइनस। तो ये क्या करेंगे पता है, OH सीन साइड में जोड़ेंगे। OSO4 ले लोगे, वो भी OH सीन साइड में जोड़ेंगे। और H2 ले लोगे तो जो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे ना, H2 निकिल, वो भी सीन साइड जोड़ते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपीन एंड प्रोपाइन। तो प्रोपीन और प्रोपाइन क्या होता है, देखो ये हो गया प्रोपीन और ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन की बेसिकली जब NH3 और AgNO3 से रिएक्शन कराते हो, और इन जनरली टर्मिनल अल्काइन होता है। टर्मिनल अल्काइन मतलब डायरेक्टली ये sp वाला कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। तो ये क्या हो जाएगा, C और ये क्या हो जाएगा Ag, इसको बोलते हैं वाइट PPT। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे, वाइट PPT आएगा तो। लेकिन आपके पास नॉर्मल वाला जो होगा ना प्रोपीन, वो ऐसा नहीं करेगा, केवल यही करेगा अल्काइन। ये आ गया भाई ट्रांस अल्कीन वाला। देखो बेसिकली जब अल्काइन गिवन होता है ना, मैंने आपको कहीं पे तो सिखाया, अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो बर्क रिडक्शन होता है, ट्रांस अल्कीन में जोड़ेगा। ट्रांस मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और PD कैल्शियम कार्बोनेट ये लिल्डार कैटलिस्ट है, तो H2 भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, सिस एल्कीन में जोड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, X वाला जो है वो हो जाएगा ट्रांसब्यूटीन हो जाएगा, ट्रांसब्यूट, और ये क्या हो जाएगा सिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ट्रांस और सिस बन जाएगा। ठीक है, XY। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, ये नीट वाले क्वेश्चन। तो कीटोन अगर है मान लो आपके पास, ये है कीटोन और एक बेस है, तो ये क्या करेगा, अल्फ़ा H को लेगा। तो अल्फ़ा बेस का काम है H को खाना, तो जैसे ही H को खाएगा डियर, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और कौन नहीं स्टेबल होना चाहता है ज़िंदगी में, तो ये वाला हो जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये H को खाएगा। सबसे ज़्यादा ये रेजोनेंस से पावरफुल क्या ही होगा, एल्केन एल्काइन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो गया। ये वाला नीट का क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो डायमंड क्या होता है, देखो डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई, sp3 होता है। और ग्रेफाइट का क्या होता है, sp2 होता है। मैच करा लो, C। नेक्स्ट, द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड, तो क्या होता है कोफैक्टर, जिंक होता है भाई, याद रख लो। इन्फॉर्मेशन भी तो वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें नेमिंग कैसे आप करोगे, इसमें आपको क्या करना, तो यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3, कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने उधर से क्यों किया, क्योंकि वहाँ से लोवेस्ट लोकेन रूल आ रहा था, F अपने पास अल्फ़ाबेटिकल में भी ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ से 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ऑर्डर ही पूछ लिया तो ये सब तो आना चाहिए, मतलब अब ये कुछ क्वेश्चन तो इजी रहेंगे ना, शुरू में वैसे हो गए। तो ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ ln k वर्सेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो देखो आर्गेनाइज इक्वेशन क्या होता है, ke⁻- A/RT, ये हो गया। अभी दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग ले लोगे तो ln k हो जाएगा और ln E/RT, ln E की वैल्यू 1 रख लो।
ये आ गया। तब इसको y इक्वल टू एम एक्स सी से कंपेयर करो, स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे आएगा और स्लोप क्या हो जाएगा ये बताता है नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करा लो जो भी है। क्या पूछा था, बीच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एल एन वर्क, तो यही होगा एल एन के और ये क्या होगा 1/t, यही तो है 1/t दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ये है। ठीक है, करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट रहा तो कन्फर्म कर लेना, ठीक है। और ये रहा, आप हमेशा याद रख लो, पेपर कितना भी हार्ड हो जाए 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इजी रहेंगे 25, और वो 25 आपको या 100 दिलाएंगे पेपर बहुत ये मतलब डिफ़िकल्ट रहा तो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, अच्छा करो, है ना। मतलब 25 से 30 कर लेना, 30 या 100 के लिए थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। 25 में अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा अगर हार्ड हुआ तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।